साल 1944 जब गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट को ब्रिटिश हुकूमत लगभग पूरी तरह से कुचल चुकी थी, जब देश के ज़्यादातर सारे बड़े फ्रीडम फाइटर्स सलाखों के पीछे कैद थे और जब हर एक हिंदुस्तानी को लगने लगा था कि अभी हिंदुस्तान की आज़ादी तो बहुत दूर है, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर से एक आवाज़ आती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जिसने हजारों आम लोगों को रातों रात मौत से लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। एक ऐसी फौज खड़ी हुई जिसने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ये एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान की आज़ादी अब सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और अपनी आज़ादी वापस लेना भी जानते हैं। और इस पूरे तूफान के पीछे जो शख्स खड़े थे वो कोई और नहीं, हम सबके प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन इस आज़ादी के तूफान को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें जानना होगा कि कैसे एक आम परिवार में जन्मा लड़का आगे चलकर इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर बनता है, एक फौज तैयार करता है और फिर आगे चलकर वही फौज कैसे हिंदुस्तान की आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है। इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1897। कटक की एक वेल्दी फैमिली में एक आम लड़के का जन्म होता है। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक लॉयर थे जो कि गवर्नमेंट को सर्व किया करते थे। बोस बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे और इनके अंदर देशभक्ति की भावना साफ नजर आती थी और इसीलिए इनके पिता चाहते थे कि बोस इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश हिस्ट्री सीखे, जिससे आगे चलकर इन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और इसलिए साल 1909 में उनका एडमिशन रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में करा दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी माँ चाहती थी कि बोस वेद, उपनिषद, संस्कृत, बंगाली सीखे और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमानंद जैसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़े। और कहीं ना कहीं बोस के अंदर उनकी माँ का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, बिकॉज जब प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तब वहाँ पर E.F. ऑटन नाम का एक प्रोफेसर था जो इंडियन कल्चर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करने की वजह से उसे वहाँ चप्पलों से पीटा जाता है, जिसमें बोस का नाम भी शामिल था। इस इंसिडेंट के बाद बोस को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाता है और फिर वो अपनी BA स्कॉटिश चर्च कोलकाता से पूरी करते हैं। इसके बाद उनके पिता 1919 में इन्हें ICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं और उस समय ICS का एग्जाम काफी बड़ा माना जाता था, सिर्फ कुछ ही इंडियंस उसको क्रैक कर पाते थे। लेकिन बोस सिर्फ 6 महीने की तैयारी में न ही उस एग्जाम को क्रैक करते हैं बल्कि अपनी 4th रैंक भी स्कोर करते हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। लेकिन इन सब के बावजूद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाहते थे और इसलिए सिर्फ कुछ ही टाइम में साल 1921 में वो रिजाइन कर देते हैं और इंडिया वापस लौट आते हैं। और इनके ऐसा करने पर इनके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन ये जैसे तैसे अपने माँ और अपने बड़े भाई को मना लेते हैं। और फिर 16 जुलाई 1921 को बॉम्बे में उनकी पहली मीटिंग गांधी जी के साथ होती है, जिसमें गांधी जी उन्हें सलाह देते हैं कि वो बंगाल जाकर वहाँ के कांग्रेस लीडर चित्तरंजन दास से मिलें और उनके लीडरशिप के अंडर काम करें। बोस चित्तरंजन दास से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं और उन्हें अपना पॉलिटिकल मेंटोर भी बनाते हैं और अब बोस चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य समाचार पत्र में काफी अच्छा काम करने लगे थे। और वहीं जब 10 दिसंबर 1921 को वो एक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर यहीं से शुरू होती है उनकी एक जेल जर्नी। अब जेल जर्नी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आने वाले 20 साल में उनको 11 बार अरेस्ट किया जाता है। अब तक ब्रिटिशर्स उनसे इतना डर चुके थे कि बिना किसी ट्रायल और बिना किसी कोर्ट में केस चलाए उन्हें अक्टूबर 1924 को अरेस्ट कर लिया जाता है और बर्मा की बदनाम मंडले जेल भेज दिया जाता है। वहाँ की गंदी आजो हवा और खराब खाने की वजह से नेताजी को TB यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। उनका वजन तेजी से गिरने लगा और तबीयत खराब होने लगी। उनकी इसी हालत को देखते हुए मई 1927 को ब्रिटिश हुकूमत उनको रिहा कर देती है और वहां से लौटते ही 1928 में कोलकाता कांग्रेस सेशन के दौरान उन्हें जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जाता है, जहां पर वो नेहरू जी के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन उसी सेशन के दौरान इन्होंने लगभग 2000 वॉलंटियर्स को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाकर रोड पर उतारा था और एक फुल डिसिप्लिन के साथ एक परेड निकाली थी। और इसे देखने के बाद वहां खड़े लोगों ने इन्हें एक स्पेशल नाम दिया, जनरल सुभाष। हालांकि गांधी जी उनके ऐसा करने से काफी डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगस्त 1930 को बोस जब कोलकाता के मेयर बनते हैं और गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर से जेल जाना पड़ता है। लेकिन साल 1933 में उनकी हेल्थ कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें इलाज कराने के लिए यूरोप भेज देती है
और फिर 8 मई 1933 को जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह सस्पेंड करते हैं, तब बोस और उनके साथी विठल भाई पटेल एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो गांधी जी को एक फेल्ड लीडर बताते हैं। और इसी पीरियड ऑफ टाइम पर वो अपनी एक बुक पर काम कर रहे थे, दी इंडियन स्ट्रगल, जिसके लिए उन्हें एक राइटर की जरूरत थी। तभी उनकी मुलाकात होती है ऑस्ट्रिया की स्टेनोग्राफर एमिली शेंकेल से, जो इस किताब को लिखने में उनकी मदद करती हैं। इसी दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ती हैं और वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। आगे चलकर वो एक सीक्रेट मैरिज भी करते हैं और उनकी बच्ची होती है जिसका नाम था अनीता बोस। यूरोप में 3 साल बिताने के बाद साल 1936 में बोस भारत वापस लौट आते हैं और उन्हें कांग्रेस सेशन में 1938 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उस टाइम कांग्रेस के सेशन हर साल हुआ करते थे जिसमें वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया करते, और जब 1939 में फिर से ऐसा हुआ तो नेताजी ने दोबारा प्रेसिडेंट बनने की इच्छा रखी। इसलिए नहीं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच था, बेसिकली उनका जो इंटरनेशनल विजन था वो काफी तना हुआ था और उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यूरोप अब वॉर के बादल छाए हुए हैं और यही मौका है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना जाए और जब वॉर हो तो इसका फायदा उठाया जाए और एक एग्रेसिव प्रोटेस्ट करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। लेकिन गांधी जी इस चीज के काफी खिलाफ होते हैं। उन्होंने नेताजी के अपोज में पिताभाई सीतरमाया को अपना सपोर्ट दिया, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे नेताजी जीत जाते हैं और उन्हें दोबारा से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। पिताभाई सीतरमाया की हार को गांधी जी अपनी हार बताते हैं और ये बात काफी गौर करने वाली है, बिकॉज इसके बाद कांग्रेस के लीडर डिवाइड होने वाले थे। अब बोस दोबारा से प्रेसिडेंट तो बन जाते हैं, लेकिन इन्हें कांग्रेस के काफी बड़े लीडर्स का सपोर्ट नहीं मिलता और इसी बात से निराश होकर 29 अप्रैल 1939 को बोस रिजाइन कर देते हैं और फिर 3 मई 1939 को अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। स्क्रीन पर आप इसका फ्लैग देख सकते हैं। इसके कुछ महीने बाद ही दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और उस समय भारत के विसिरॉय थे लॉर्ड लिन्निथग्रो, जो इंडिया के बिहाफ पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और इससे नाराज होकर जहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपने पद से रिजाइन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेताजी को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। उन्हें लगता है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और जुलाई 1940 में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी दौरान जेल में बोस एक हंगर स्ट्राइक करते हैं, रिलीज मी और आई शैल रिफ्यूज टू लिव। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी पॉपुलैरिटी से काफी वाकिफ थी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर इन्हें जेल में कुछ हो गया तो वो लोगों का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको हाउस अरेस्ट पर रखा जाता है और उसके बाद हम सबको देखने को मिलता है द ग्रेट एस्केप। 16 जनवरी 1941 की वो काली और सर्द रात, जब रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और लगभग पूरा कोलकाता सो रहा था और घर के बाहर ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पहरेदार पहरा दे रहे थे, ठीक उसी वक्त घर के अंदर एक इतिहास लिखा जा रहा था, या फिर कहूँ कि एक इतिहास घर से बाहर निकल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बार अपना भेष बदलकर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं और जिनका नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन। वो धीरे से घर से निकलते हैं और अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ उनकी वंडरर कार में बैठकर सिपाहियों की नाक के नीचे से गायब हो जाते हैं। नेताजी पहले धानबाद पहुंचे, वहां से ट्रेन पकड़कर पेशावर और फिर उसके बाद बेहद ही खतरनाक रास्ते से होते हुए काबुल। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार को इस बात की भनक तक नहीं थी, बिकॉज उनके कमरे में लगातार खाना पहुंचाया जा रहा था जिसे उनके भतीजे चट कर दिया करते। नेताजी के भागने के लगभग 11 दिन बाद यानी 27 जनवरी 1941 को ब्रिटिशर्स को तब पता चला जब नेताजी एक कोर्ट हियरिंग में पेश नहीं हुए। जब तक अंग्रेज अपना दिमाग चला पाते तब तक ये परिंदा हिंदुस्तान की सरहद चीरकर बहुत दूर जा चुका था। लेकिन नेताजी काबुल गए क्यों थे और वहां उनके साथ क्या हुआ? नेताजी का प्लान था सोवियत यूनियन जाना और वहां से मदद लेना, लेकिन काबुल में सोवियत एम्बेसी पहुंचने के बाद उन्हें वहां से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। नेताजी निराश होते हैं पर वो हार नहीं मानते। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं इटालियन एम्बेसी। उस वक्त इटली वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और वहां पर डिप्लोमेटिक मदद मिलने के बाद नेताजी को एक फेक इटालियन पासपोर्ट मिलता है और इस बार उनका नाम था ऑरलैंडो मैज़ोटा। और इसी फेक इटालियन आइडेंटिटी के साथ नेताजी पहुंच जाते हैं ब्रिटेन के दुश्मन के घर के ठीक बीचों बीच, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर रहा करता था। बर्लिन पहुंचते ही नेताजी बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते। उनका विजन क्लियर था कि जर्मनी के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें आज़ाद कराना और उनसे एक फौज तैयार करना। नेताजी सबसे पहले वहाँ फ्री इंडिया सेंटर बनाते हैं और साल 1942 में शुरू होता है उनका आज़ाद हिंद रेडियो। अब नेताजी डिसाइड करते हैं कि ऑरलैंडो मैज़ोटा की आइडेंटिटी छोड़ी जाए और अपने रियल अवतार में आया जाए। 19 फरवरी 1942 को सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से अपना पहला संदेश भारतवासियों को देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सभी लोग अपनी लड़ाई जारी रखें,
एक्सिस पावर जल्दी हमारी मदद करेंगी ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म के खिलाफ लड़ने में। और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। और इसके बाद जो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे, नेताजी उनको कन्विंस कर लेते हैं अपने साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने में। और इसी तरह जन्म होता है इंडियन लीजन का। Bruce raised an Indian legion of 3 infantry battalions and a company of regulars which would be trained to fight the British. He recruited many of the prisoners who received his proposals eagerly, for they were all imbued with the same thought, freedom for India from the British yoke. वैसे तो ये आर्मी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें एक खास बात थी। इस आर्मी में अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग थे। और 26 अगस्त 1942 को इंडियन लीजन अपनी ओथ लेता है। इससे 3 महीने पहले मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात होती है जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से। और पहली मीटिंग में ही नेताजी समझ जाते हैं कि हिटलर इंडिया के फ्रीडम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इवन अपनी बुक मैक ऑफ में हिटलर पहले ही इंडियंस का मजाक उड़ा चुका था। और इतना ही नहीं, इवन उसने ये तक लिखा था कि मैं प्रशंसा करता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरह उन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया। सो जो लोग सोचते हैं कि हिटलर काफ़ी अच्छा इंसान था, उसके इंडियंस के प्रति काफ़ी अच्छे थॉट्स थे, या फिर उन्होंने इंडिया की आज़ादी में काफ़ी बड़ी मदद की थी, तो उनको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सुभाष चंद्र बोस भी जानते थे कि उनके और हिटलर के जो रिलेशन है वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। अगर वो कहीं और किसी और तरह मिलते तो उनके ये रिलेशन कभी नहीं होते। खैर, इसके बाद नेताजी अपना रुख करते हैं जापान की ओर। और जापान को इस बात की खबर लग चुकी थी कि जर्मनी में एक इंडियंस की आर्मी बन रही है जो ब्रिटेन को इंडिया से उखाड़ फेंकेगी। और इसी दौरान फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और वहाँ लगभग 40,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनने वाले थे। और इन्हीं सब के बीच अगस्त 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा मास रेवोल्यूशन था। लाखों लोग सड़क पर उतर चुके थे। India's national pride rose in revolt. और जब ये खबर नेताजी तक पहुंचती है तो वो इसे सुनकर काफी खुश होते हैं और आजाद हिंद रेडियो से अपना संदेश देते हैं कि सब लोग गांधी जी के इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। हालांकि गांधी जी और नेताजी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, लेकिन जब देश की बात आती थी तो वो दोनों एक थे। 31 अगस्त 1942 को जब नेताजी को पता चलता है कि जिन्ना और सावरकर जैसे लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं, तो अपने आजाद हिंद रेडियो से कुछ ऐसा कहते हैं: I would request Mr. Jinnah and Mr. Savarkar and all those leaders who still think of a compromise with the Britishers to realize for once of all that in the world of tomorrow there will be no British Empire. मैं जिन्ना और सावरकर जैसे लोगों से कहना चाहूँगा कि याद रखना, आने वाले समय में कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं होगी। 8 फरवरी 1943 जब नेताजी एक जर्मन सबमरीन में बैठकर जर्मनी से जापान की ओर रवाना होते हैं, और इस बार उनका नाम था मिस्टर मत्सुदा। 16 मई को जापान के टोक्यो पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वहां के प्राइम मिनिस्टर हिडेकी तेजू से होती है। बेसिकली इनकी 2 बार मीटिंग होती है, 10 जून और 14 जून। और अपनी दूसरी मुलाकात में ही वो डायरेक्टली उनसे पूछ लेते हैं कि क्या जापान अपनी अनकंडीशनल मदद दे सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस में। और टोजो बिना वक्त जाया किए इसके लिए एग्री हो जाते हैं। और अब आपको पता चलेगा कि जर्मनी और जापान असल में भारत की मदद किसने की थी। और इसके बाद 16 जून को टोक्यो में एक सेशन होता है जहां नेताजी अपनी एक स्पीच देते हैं। And Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. और 2 जुलाई 1943 को दोनों बोस सिंगापुर लैंड होते हैं। 1 मिनट, 2 बोस? दूसरे कौन थे? दूसरे थे रासबिहारी बोस, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाले हुए थे। अब आप बोलोगे कि इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड वो तो नेताजी ने बनाई थी। जी नहीं दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी 1 साल पहले 1942 में ही जनरल मोहन सिंह द्वारा बनाई जा चुकी थी। और दिसंबर 1942 में जापानीज से एक बात पर एग्री ना होने की वजह से उसको बंद कर दिया जाता है और मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया जाता है।
बेसिकली बात ये थी कि जापानीज चाहते थे कि आईएनए के सोल्जर्स उनके लिए उनकी वॉर लड़ें, लेकिन मोहन सिंह ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है रश बिहारी बोस की, जो इस पीरियड ऑफ टाइम में इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभालते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत फूलों और मालाओं से किया जाता है और राम सिंह ठाकुर द्वारा ये एक बेहतरीन गीत बजाया जाता है। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष जी को जान हिंद आ गए, नाज जिस हिंद को शान हिंद आ गए। और यहीं सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड सौंप दी जाती है। और फिर हम सबको सुनने को मिलती है एक जबरदस्त स्पीच, बेसिकली हम सबको नहीं, उन सबको। और यहीं पर वो नारा देते हैं, चलो दिल्ली। दिसंबर 1943 जब जापानीज आर्मी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कम्प्लीटली कैप्चर कर लेती है तो वो उस टेरिटरी को सुभाष चंद्र बोस को सौंप देती है और ये भारत की पहली इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन जाती है। और 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया जाता है। और अब नेताजी अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर सिंगापुर से रंगून बर्मा शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये इंडिया के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और यहाँ से इनका प्लान था इम्फाल और कोहिमा को कैप्चर करना। इसके बाद शुरू होती है दी बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा और ये लड़ाई लगभग 4 महीने तक चलती है, 3 मार्च 1944 से 18 जुलाई 1944 तक। एक तरफ थे आईएनए के सोल्जर्स जापानीज आर्मी के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ भी थे इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के साथ। और शुरुआत में आईएनए इतनी सक्सेसफुल हो रही थी कि 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोइरांग में इंडियन फ्लैग लहराया जाता है और ये इंडिया की मेन लैंड पर पहली ट्राई कलर होस्टिंग बन जाती है। और अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन फिर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल मानसून का मौसम जल्दी आ जाता है और इसी वजह से उनकी सप्लाई लाइन कट कर दी जाती है। और अब उन जवानों के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही इलाज के लिए दवाइयाँ। वहीं दूसरी ओर अमेरिकन नेवी पैसिफिक ओशियन में पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से जापान से एयर सपोर्ट भी बंद हो गया। 6 जुलाई 1944, इस डेट को याद रखना दोस्तों, बिकॉज 2 साल बाद गांधी जी जेल से बाहर आ चुके थे और अब नेताजी अपने रेडियो पर एक एड्रेस करते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, इन द होली वॉर फॉर इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। और ये पहली बार था जब गांधी जी को किसी ने फादर ऑफ द नेशन कह के संबोधित किया था। जी हाँ दोस्तों, ये टाइटल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद दिया था। और इन्हीं सबके बीच नेताजी अपने जवानों का जोश बढ़ाने के लिए एक नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 7 और 9 अगस्त जापानीज के बॉम्बिंग के साथ वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था और जापानीज आर्मी सुभाष चंद्र बोस को रिट्रीट करने को बोलती है और वो वापस बर्मा आ जाते हैं। इसके बाद नेताजी सिंगापुर लौटते हैं और फिर से आईएनए को बुल्ड करने का ट्राई करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 18 अगस्त 1945 को उनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। बेसिकली इस पर काफ़ी लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ बोलते हैं कि उन्हें सोवियत यूनियन ने कैद करके टॉर्चर किया, तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपना बाकी का जीवन गुमनामी बाबा बन के बिताया। वैसे सच क्या है वो तो आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन हाँ, उनके सिंगापुर लौटने के बाद उनके क्या प्लान्स थे, वो कहाँ जा रहे थे और उनकी ये इंडियन नेशनल आर्मी आगे चलकर इंडिया के फ्रीडम में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, वो डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।